दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नेताजी सुभाष इंटरनेशनल फेलोशिप के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और कितना अमाउंट आपको दिया जाता है, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस पीडीएफ के माध्यम से बताऊंगा कि क्या क्या गाइडलाइंस है और कितना अमाउंट आपको दिया जाता है और बाकी क्या क्या ऐसा कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपको ये फेलोशिप आप अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले ऑब्जेक्टिव, टाइटल और पर्पस, ये उतना खास कुछ नहीं है। तो हम लोग पहले ही आ जाते हैं इसका लोकेशन में। तो लोकेशन में आप देख सकते हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको जो अब्रॉड जाना पड़ेगा, मतलब यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जो भी कुछ आइडेंटिफाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं अब्रॉड में, उसी में आपको एडमिशन लेना होगा, तभी आपको ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया लोकेशन की बात। फिर बात करते हैं हम लोग टेन्योर ऑफ फेलोशिप, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप जाते हैं कि मतलब इंडियन कैंडिडेट जो भी ओवरसीज अगर किसी यूनिवर्सिटी में आज एडमिशन लेते हैं 3 साल के लिए पीएचडी प्रोग्राम में, तो भी आपको ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। और ये जो स्कॉलरशिप है, ये मैक्सिमम आपको 3 साल के लिए दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप कंप्लीट भी नहीं कर पाए 3 साल में, तो भी आपको ये एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। और इस बिंदु में जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो बाकी का अगर आप कंप्लीट करने के लिए आपका अपना खुद का जो पैसा है वो लगा सकते हैं, लेकिन 3 साल तक ही आपको ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा आईसीआर की तरफ से। और इस बिंदु में देख सकते हैं कि मान लीजिए आप 3 साल में तो कर नहीं पाए, लेकिन 3 साल के बाद भी अगर एक्स्ट्रा 2 साल में भी अगर आप नहीं कर पाए, तो जो भी आपका फेलोशिप सैंक्शन हुआ था वो आपको टोटली रिफंड करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, फॉर रिकवरी ऑफ द फेलोशिप पेड। तो ये हो गया आपका टेन्योर ऑफ फेलोशिप। मतलब पहले क्या है कि आपको तो पहले ओवरसीज की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा, और जो आपको 3 साल के लिए ये टोटल जो स्कॉलरशिप है वो दिया जाएगा। अगर 3 साल में आप नहीं कर पाएँ, तो कंप्लीट करने के लिए आप अपना जो पैसा है वो लगा सकते हैं। और अगर 3 साल के बाद भी एक्स्ट्रा 2 साल में भी अगर आप नहीं कर पाएँ, तो आपका जो टोटल फेलोशिप है वो फिर से आपको रिफंड कर देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया टेन्योर ऑफ फेलोशिप। फिर नंबर ऑफ फेलोशिप की बात करें, तो ये मैं बता देता हूँ कि हर साल जो है आपको टोटल 30 जो कैंडिडेट्स हैं वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब टोटल 30 स्टूडेंट को ही ये स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है। तो फिर अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि मास्टर डिग्री में आपको 6.6 OGPA और इक्विवेलेंट जो 65 मार्क्स है वो आपको होना चाहिए, आपका जो भी मास्टर डिग्री का जो सर्टिफिकेट है उसमें। और आपका जो एज है, जैसे कि इस बिंदु में देख सकते हैं आप, 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप एमएससी परस्यू करने के बाद ही अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो मैक्सिमम आपको 35 ईयर्स ही होना होगा, उससे ज़्यादा होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर आप इन सर्विस कैंडिडेट हैं, मतलब आप आईसीआर एयू सिस्टम में अगर आप काम करते हैं, तो मैक्सिमम आपको 40 ईयर्स आपके लिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स से आपके लिए क्राइटेरिया है। फिर बात करते हैं कि जो भी और बाकी का जो भी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होगा, वो जब भी आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा, या आईसीआर की वेबसाइट में हो या फिर आपका नेशनल जो भी न्यूज़पेपर है वहाँ पर रिलीज होगा, तो आपको डिटेल जो भी गाइडलाइंस है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। फिर बात करते हैं, इस बिंदु में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फ्रेश कैंडिडेट या इन सर्विस जो भी कैंडिडेट है, दोनों के लिए ये एलिजिबल होते हैं। और फ्रेश कैंडिडेट अगर आप हैं, तो आपका जो एमएससी डिग्री है वो आपका 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 2 साल से ज़्यादा आपका डिग्री लेना हो गया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी के बाद। फिर अगर बात करते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन का, तो मोड ऑफ एप्लीकेशन में ये ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और इसके लिए आईसीआर का जो वेबसाइट है उसी के एक पोर्टल ओपन किया जाएगा, उसके थ्रू ही आपको एडमिशन मतलब इसके लिए अप्लाई करना है। तो इसमें देखते हैं कि दूसरा बिंदु आप देख सकते हैं कि आप किस फील्ड में पीएचडी कर रहे हैं, मतलब आपका रिसर्च वर्क क्या है, वो एक लिस्ट आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। जैसे एरिया ऑफ स्टडी क्या है, वो आपका जो आईसीआर है वही फिक्स कर देगा। तो एरिया ऑफ स्टडी क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि प्रायोरिटी एरिया ऑफ स्टडी, जैसे ये इंटरनेशनल फेलोशिप 2019 का था, तो जैसे क्रॉप साइंस में क्रॉप साइंस की है, तो क्रॉप साइंस में आप देख सकते हैं कि क्रॉप साइंस का जो भी ये रिसर्च एरिया है, इसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, और उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, उसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये जो हो गया आपका क्रॉप साइंस का हो गया। फिर आप देख सकते हैं ये टोटल क्रॉप साइंस का हो गया। फिर आप हॉर्टिकल्चर का भी देख सकते हैं, जो भी रिसर्च प्रायोरिटी एरियाज है, इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत सारा आपका स्ट्रीम है, जिसमें से आप जिस स्ट्रीम से भी आप बिलोंग करते हैं, तो उसमें से जो भी प्रायोरिटी एरिया है
वहाँ पे आप कोई भी एक जो एरिया है वो आप चूज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं इंटरनेशनल फेलोशिप की तरफ से। तो ऐसे तो बहुत सारा हो गया, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, फिर फिशरीज हो गया, जैसे देख सकते हैं। तो ऐसे ही हो गया आपका जो भी प्रायोरिटी एरियाज ऑफ स्टडी है वो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो उसमें से आपका जो भी इंटरेस्टेड है, आप जिस भी सब्जेक्ट में, वो आपको लेना होगा। फिर बात करते हैं इस बिंदु में, ऐसे देख सकते हैं कि आपका जो भी ईमेल आईडी है वो तो आपका तो खुद का देना पड़ेगा ही। फिर आपका जो एडवाइज़र है यूनिवर्सिटी में, वो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप उनका जो एड्रेस है या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपको देना पड़ेगा। और अगर आप इन सर्विस कैंडिडेट हैं तो आपका सुपरवाइज़र जो है उनका जो डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो आपको देना होगा। तो जैसे ये हम पहले बात कर चुके हैं कि आपका जो वेल आइडेंटिफाइड एरिया है स्टडी का, वही उसमें आपको एडमिशन लेना होगा, ठीक है ना। और ये भी वही लिखा हुआ है इसी में भी, और इसमें भी वही लिखा है कि पोर्टल ओपन किया जाएगा www.ici.org.in में, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में बता देता हूँ कैसे आपका सिलेक्शन होता है। तो पहले आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो आपको पहले फुलफिल करना होगा, और आपका जो रिसर्च एरिया, रिलेवेंट एरिया ऑफ स्टडी, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, उसमें से कोई आपको एक सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। और आपका जो भी रिसर्च प्लान क्या है, एकेडमिक अचीवमेंट BSc MSc का, वो आपको देख लिया जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस, तो ये सब आपको देखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक सिलेक्शन इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्ट किया जाएगा, और उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी आपको फॉर्म किया जाएगा, और जो ही आपको सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से ये सिलेक्शन होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो आपको जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो तो आपको यूनिवर्सिटी से मिल ही जाएगा, और क्लियर रिकॉर्ड ऑफ गुड कंडक्ट आपको रहना पड़ेगा, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपको यूनिवर्सिटी से ही मिल जाएगा। फिर क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इन सर्विस कैंडिडेट हैं तो आपका जो अप्रूवल है, मतलब आपका जो टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपका डायरेक्टर या वाइस चांसलर जो भी है यूनिवर्सिटी का, वो आप उनसे करा सकते हैं, ठीक है। और आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं एक बार के लिए, तो 1 साल के अंदर ही आपका वो फेलोशिप जो है वो अवार्ड इशू कर दिया जाएगा। अगर आप डिले करते हैं, अगर आप कोई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, तो वो बिना आपको बताए वो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन आप बाद में कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि आपका जब भी आपका फेलोशिप आपको कंटिन्यू होता है, तो आपको टोटली उसके लिए आपको एडमिशन के लिए जल्दी आपको अप्लाई कर देना होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर बात करते हैं कि कितना टोटल अमाउंट की बात करते हैं। तो अमाउंट की बात करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका आने जाने का जो टोटल खर्चा है, इकोनॉमिक क्लास के लिए आपको टिकट दिया जाएगा, और आपका घर का जो भी नियर बाई जो एयरपोर्ट है, वहाँ से आपका यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे अब्रॉड में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो नियर बाई यूनिवर्सिटी है, नियर बाई एयरपोर्ट है यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ तक का जो नियरेस्ट शॉर्टेस्ट रूट है, उसमें आपको इकोनॉमिक क्लास का टिकट दिया जाएगा। मतलब आने जाने का टोटल खर्च आपका ICRE कैरी आउट करेगा। और बात करते हैं आपको मंथली कितना मिलेगा। तो मंथली बता देता हूँ। आप इंडियन नेशनल्स के लिए आपको पर महीना $2000 मिलेगा, जो लगभग इंडियन रुपीज़ में अगर आज की बात करें तो लगभग 1,40,000 रुपये आपको पर महीने के हिसाब से मिलेगा। और पर साल के हिसाब से आपका जो भी रिक्वायरमेंट केमिकल्स हैं, इक्विपमेंट है, वो खरीदने के लिए आपको एक्स्ट्रा $1,000 आपको उधर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया टोटल अमाउंट की बात। और बाकी सब जो है ये ओवरसीज कैंडिडेट के लिए है, तो यह बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन तो यही है कि आपको जो भी है मंथली आपको $2000 दिया जाएगा। और जो साल में फिर से आपको जो भी एसेंशियल केमिकल्स है, फिर आपको इक्विपमेंट जो भी है और अदर एक्सपेंसेस, उसके लिए आपको $1000 फिर से दिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो इंस्टॉलमेंट है, मतलब पहला 6 महीने का जो आपका फेलोशिप है, वो तो आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा, मतलब इंडियन रुपीज़ में आपको दिया जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। और आगे का जो भी होगा, देयर आफ्टर जो भी रिलीज़ होगा एवरी 6 मंथ, वो आपका एकेडमिक प्रोग्रेस देखने के बाद ही आपको दिया जाएगा। जैसे कि बाकी सारे स्कॉलरशिप, जैसे NTS की बात करें, JRF की बात करें, तो बाकी सब स्कॉलरशिप में जैसे होता है यहाँ भी वैसे ही है, ठीक है ना। और एक जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, वो है बैंक गारंटी। तो इसकी ये अवेल करने के लिए आपको जैसे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे $10,000 का बैंक गारंटी आपको देना पड़ेगा इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी ICR, ठीक है। तो जब भी आप ये स्कॉलरशिप लेते हैं, तो आपको एक बैंक गारंटी देना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल है। आपको करने के बाद ये आपको वापस कर दिया जाएगा। तो जैसे कि तो बैंक गारंटी आपको देना पड़ेगा। जैसे मेडिकल के केस में देखते हैं कि हर एक स्टेट में अलग है, तो वहाँ पे भी मेडिकल सीट के लिए कुछ बॉन्ड देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि $10,000 आपको यहाँ पे बॉन्ड रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूस की बात करें तो जैसे कि बाकी सब स्कॉलरशिप में भी है कि
आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो आपको सही रखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है उसके हिसाब से काउंसलिंग वो चेक करेगा, उसके बाद ही आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो भी पैसा है और बाकी का जो भी सक्सीडिंग जो भी इंस्टॉलमेंट है वो आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से बाद का जो है वो आपको दिया जाएगा। और बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो आप जिस एरिया आप सिलेक्ट किए हैं, चूज़ किए हैं, जो भी एरिया वहाँ पे पहले ही आपको मैं दिखा चुका हूँ, तो उसमें से सिलेक्ट करेंगे तो आपको उसी में आपको काम करना है और आपका टोटल जो टाइम है आपको उसी में रिसर्च करना है। आप और कुछ काम नहीं कर सकते हैं, मतलब आप कुछ और कुछ रिसर्च वगैरह नहीं कर सकते हैं। आपका जो टोटल रिसर्च वर्क है आपको फुल टाइम उसमें डिवोट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस, मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस होना चाहिए, आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, है ना। और आपका कॉन्डक्ट प्रोग्रेशन मतलब कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आपको सही रखना पड़ेगा। ये तो हर किसी स्कॉलरशिप का ही ICAR का क्राइटेरिया है। तो यही हो गया आपका टोटल जो कॉन्टिन्यूएंस ऑफ फेलोशिप, मतलब अलग जो भी स्कॉलरशिप है ICAR का उसी की तरह ही है, आपको ये सब रखना पड़ेगा। और बाकी सारे जो है वो तो उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मेडिकल फिटनेस की बात करें तो ये आपका जो भी टोटल खर्च है ये तो आपको नहीं, आपका खुद का रिसोर्स आपको लगाना पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट आपको जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। और बाकी सारे ये तो इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको नॉन रिटर्न ऑफ द इंडियन फेलोज टू इंडिया। तो मान लेते हैं आपका कंप्लीट होने के बाद आपको अगर ऑफर किया जाता है कि किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको काम करने के लिए, तो आपको वो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो टोटल एंटर अमाउंट आपको दिया गया है विद 10% ओवरहेड कॉस्ट आपको रिकवर करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं देते हैं तो उसके लिए कुछ अप्रोप्रिएट एक्शन आपको लिया जाएगा। तो ये तो एक हो गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी सर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो ये डॉक्यूमेंट आप ICAR का वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात मैं बता देता हूँ कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आप ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं। तो ये जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे US का बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, USA का, फिर हो गया आपका UK का है, ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, कनाडा का है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं एडमिशन। जैसे कि ये हो गया आपका जो इंडियन नेशनल्स अगर बाहर जाएंगे तो ये सब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, 82 टोटल यूनिवर्सिटी है। और जो ओवरसीज कैंडिडेट है उन लोगों के लिए भी हमारा जो कंट्री का जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें वो लोग एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप इन सब में कोई भी ले सकते हैं। जैसे अगर इम्पोर्टेंट किसी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो जैसे बहुत सारा हो गया, आपका राइस यूनिवर्सिटी हो गया, अच्छा यूनिवर्सिटी है, फिर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस है, तो वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यही तक था। तो अगर आपका कुछ क्वेरी है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।